हम लोग बात करने वाले थे आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, इस पर बात होनी थी। आपको लगातार बताया गया है, जब भी एविडेंस तक पढ़ाया गया, कि आप सुसंगत तथ्यों और विवादित तथ्यों इनके बारे में साक्षी से प्रश्न कर ही सकते हैं। ये तो सही है, उनके विषय पर ये तो प्रश्न आपके होंगे ही होंगे। आपके यानी वो पक्षकार जो कि साक्षी को साक्ष्य देने के लिए आहूत करवाएगा न्यायालय से। साक्षी जब न्यायालय के समक्ष आएगा तो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों इनके संबंध में तो उससे सवाल होंगे ही होंगे, जो इन पर साक्ष्य देने की अनुमति ये आपको मिली हुई है, और कायदे से इन्हीं पर साक्ष्य ये आना भी चाहिए, क्योंकि मामले का न्याय निर्णय ये तो सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य इन पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसी के आधार पर होगा। जो फैक्ट इन डिस्प्यूट, और फैक्ट इन डिस्प्यूट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो बताए जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो शुरुआत में जब धारा 3 बताई गई तभी बताई गई कि फैक्ट इन डिस्प्यूट ये क्या है, और फैक्ट इन डिस्प्यूट इन्हें ही साबित करना है कि फैक्ट इन डिस्प्यूट अस्तित्व में थे या फैक्ट इन डिस्प्यूट अस्तित्व में नहीं थे। मामले की प्रकृति ये सिविल हो या क्रिमिनल, क्योंकि अगर फैक्ट इन डिस्प्यूट अस्तित्व में थे तो वो अधिकार, वो दायित्व, वो योग्यता, वो निर्योग्यता जिसकी मांग आप कर रहे हो न्यायालय से कि उसे उत्पन्न किया जाएगा। और अगर फैक्ट इन डिस्प्यूट साबित नहीं हुए तो आपकी मांग का कोई औचित्य नहीं है। तो फैक्ट इन डिस्प्यूट अस्तित्व में थे या नहीं थे, इस प्रश्न की जांच के लिए जब कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तो वो पक्षकार जिसने उसे आहूत करवाया है या जिसने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की है न्यायालय के समक्ष, वो उससे फैक्ट इन डिस्प्यूट की उपस्थिति के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और उसके उत्तरों के माध्यम से जो जानकारी न्यायालय के समक्ष आएगी उसके आधार पर फैक्ट इन डिस्प्यूट साबित या ना साबित माने जाएंगे। फैक्ट इन डिस्प्यूट इनके संबंध में प्रश्नों का उत्तर दो तरह, ठीक है, दो तरह से दिया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने फैक्ट इन डिस्प्यूट को अस्तित्व में आते स्वयं देखा है, आप खुद उस जगह पर उपस्थित थे जहां फैक्ट इन डिस्प्यूट यानी विवादित तथ्य अस्तित्व में आए थे। अगर फैक्ट इन डिस्प्यूट यह है कि ए ने बी की हत्या की है या नहीं, और सी का दावा है कि वो हत्या के समय उस स्थान पर मौजूद था जिस स्थान पर हत्या हुई, इसका अर्थ यह है किसी फैक्ट इन डिस्प्यूट के अस्तित्व में आने के संबंध में यह दावा कर रहा है कि विवादित तथ्य उसके समक्ष अस्तित्व में आए थे, और फिर विवादित तथ्य के अस्तित्व में आने के संबंध में उससे जो जानकारी प्राप्त की जाए या उसके इस दावे की जांच के लिए जो प्रश्न उससे किए जाएं, वे सब प्रश्न किए भी जाने चाहिए, क्योंकि किसी के कहने के आधार पर नहीं माना जा सकता कि कोई हत्या हुई होगी, और अगर हुई भी होगी तो जो कहता है हमने देखा, उसने देखा भी होगा। किसी के कहने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता, तो उससे प्रश्न करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि वो हत्या के स्थान पर मौजूद था या नहीं, और इस प्रकार की जांच को ही विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना यह कहा जाता है।
दूसरे प्रकार का साक्ष्य जो आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं मीनिंग भाई साक्षी दे सकता है। साक्षी हमेशा घटना स्थल पर मौजूद होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपराधिक घटनाएं या दीवानी मामले जिन घटनाओं पर आधारित होंगे वे घटनाएं हमेशा साक्षियों की उपस्थिति में घटित होंगी, ये कोई आवश्यक नहीं। लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस ये जानता है कि अगर कोई घटना घटेगी तो उस घटना के घटने की जो परिस्थितियां हैं वे अस्तित्व में अवश्य आएंगी, क्योंकि घटना बिना परिस्थितियों के अस्तित्व में आए घटित नहीं हो सकती। अगर घटना घटी है तो घटना का कोई कारण अवश्य रहा होगा। अगर घटना घटी है तो घटना के घटने के परिणाम स्वरूप कुछ परिणाम अवश्य अस्तित्व में आए होंगे। घटना अगर घटी है तो घटना की तैयारी हुई होगी। घटना अगर घटी है तो घटना को घटित करने का हेतु घटना को घटित करने वाले के पास रहा होगा। और ये सब परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों को ही कानून की भाषा में सुसंगत तथ्य कहा जाता है। तो साक्षी दो ही प्रकार का साक्ष्य देगा, या तो विवादित तथ्यों के संबंध में और या सुसंगत तथ्यों के संबंध में। साक्षी आए और बस विवादित तथ्यों के संबंध में कुछ न कहे, सुसंगत तथ्यों के संबंध में कुछ न कहे। अन्य बातें, उसने खाना क्या खाया, आते समय कोर्ट उसे कैसा अनुभव हुआ, किस सवारी से वो कोर्ट आया, इन सब बातों के बारे में बात करे भी तो वो बात उपयोगी नहीं हो सकती, और वो समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। तो लोगों को इस प्रकार की बातें करने से कैसे रोका जाए, इसके लिए हम लोग पढ़कर आए हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें धारा 3 बनाई गई है वर्तमान में, और पुराना जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसमें धारा 5 थी, और वो ये कहती थी और वर्तमान में धारा 3 ये कहती है कि आप विवादित तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देंगे। आप दोनों का दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक का तो देना ही होगा। लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उसे सच माना जाए, इसके लिए जरूरी है कि जरा आपकी खुद की कुछ जांच हो जानी चाहिए। जरा पता तो लगे कि वो व्यक्ति जो साक्षी के तौर पर न्यायालय के समक्ष है वो आखिर कितना क्रेडिबल है। ठीक है, वॉट एवर ही इज सेइंग, ठीक है, हाउ मच रिलायबल एंड क्रेडिबल दैट, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, इसकी जांच ये तो कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि एक झूठा व्यक्ति नितांत स्मार्टनेस के साथ न्यायालय के समक्ष विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में साक्ष्य दे सकता है, और बड़ी स्मार्टनेस के साथ ये झूठ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए योग्य ये है, उचित ये है कि साक्षी से उन प्रश्नों को करने की अनुमति है यह भी कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए जिन प्रश्नों का संबंध स्वयं साक्षी की, ठीक है, इसके शील और इसकी विश्वसनीयता, इससे जांच का है, ठीक है ना। उन प्रश्नों को करने की इजाजत भी इस साक्षी से मिलनी चाहिए ताकि ये तय हो सके कि वॉट एवर ही इज डिपोजिंग
बिफोर द कोर्ट, हाउ मच रिलायबल दैट, वो कितना विश्वसनीय है, एक बार इसकी जांच ये तो हो। और न्यायालय कानून का है, कानून में जो नहीं लिखा वो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि एलएलबी में पढ़ाया कुछ और जाता है और कोर्ट में कुछ और चलता है, तो उस आदमी के पास बैठना बंद कर दीजिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। वो आपको भ्रम में डाल रहा है, उसे खुद कुछ नहीं मालूम है कानून के बारे में। कानून जो नहीं लिखा है वो इतना सा भी न्यायालय में लागू नहीं हो सकता। न्यायालय ठीक वही करेगा जो कानून में लिखा है। यह अलग बात है कि बताने वाले को खुद कुछ भी न मालूम हो और वो आपको भ्रमित ये कर रहा हो। तो अगर ये योग्य है कि साक्षी की विश्वसनीयता की जांच ये होनी चाहिए, तो निश्चित ही कानून में ऐसे प्रोविजन मिलेंगे जो साक्षी की विश्वसनीयता की जांच इसे किए जाने के संबंध में प्रावधान निर्मित करेंगे। क्योंकि हम लोग सुबह ज्यूरिस्प्रूडेंस ये पढ़ रहे हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो पहली बात आती है वो ये कि कानून क्या है, और जो कानून क्या है ये बताया जाता है। तो कानून की सरलतम परिभाषा ये हो सकती है कि वो जो युक्ति संगत है वो कानून है। ये सरलतम डेफिनेशन है कानून की। यद्यपि विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कानून की डेफिनेशन की है, लेकिन फिर भी ये सरलतम डेफिनेशन है। युक्ति संगत ये शब्द कब इस्तेमाल होता है? तो आपसे अनेकों बार चर्चा हुई है कि जो सिचुएशन गिवन है, जो गिवन सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए ये हर सामान्य बुद्धि का मनुष्य जानता है। आग लगी है, क्या किया जाना चाहिए? एक्सीडेंट हुआ, क्या किया जाना चाहिए? कोई किसी को मार रहा, क्या किया जाना चाहिए? ये सबको मालूम है। तो जो किया जाना चाहिए वही कानून है। तो अगर ये योग्य है कि साक्षी जो न्यायालय के समक्ष विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देने आया है, उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता, इसकी जांच हेतु स्वयं उसके शील, उसकी सामान्य ख्याति, जीवन में उसकी स्थिति, वो कितना सच बोलता है, इस सब की जांच यदि किया जाना चाहिए, यदि वो युक्ति संगत दिखता है, तो डेफिनेटली कानून में उसके लिए प्रोविजन होंगे। अगर ये योग्य है तो ये, अगर ये किया जाना चाहिए तो फिर कानून में ये किया भी जाएगा। और जब इस दृष्टिकोण से आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखते हैं तो यू मे सी द प्रोविजन लाइक सेक्शन 149, ठीक है, वो ये बता रहा है कि प्रति परीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न, और ये सेक्शन पिछले एविडेंस एक्ट में कौन था? 146। अगर पिछला भारतीय साक्ष्य अधिनियम उठाएं तो ठीक एक जो 149 में लिखा है यही 140 में लिखा है, सॉरी 140 कह गए, 146 में लिखा है, ठीक है ना। तो 146 और 149, नया 149, पुराना 146, ये बता रहा है कि when the witness is standing before the court, काहे के लिए? To depose, then what questions will be legal if those questions will be asked? विधिपूर्ण हो गए। अब देखिए,
विधिपूर्ण का जो तात्पर्य है, हमने आपसे एक बात और लगातार बोली है कि कानून में जो अर्थान्वयन है लीगल सेक्शन का, वो अर्थान्वयन आप अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं करेंगे। कानून में प्रयुक्त शब्द जिस अर्थान्वयन की मांग कर रहा होगा वही अर्थान्वयन आप करेंगे। कानून के अर्थान्वयन के भी अनेकों सिद्धांत हैं, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, सजाती का नियम है, मिस्चीफ रूल है, ठीक है ना, गोल्डन रूल है, ठीक है। तो कानून के अर्थान्वयन के भी अनेकों सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है कानून के अर्थान्वयन का, वो ये है कि कानून में प्रयुक्त शब्दों का वो अर्थ लिया जाएगा जो उनका सामान्य अर्थ समझा जाता है सामान्य जीवन में, जब तक कि विधायिका स्वयं डेफिनेशन क्लास में यानी परिभाषा खंड में या कहीं अन्य उस अर्थ को बदल न दे। अगर बदल देती है तो वो अर्थ, अन्यथा सामान्य नियम यह होगा। इसके अलावा अगर प्रोविजन की मांग होगी तो मिस्चीफ रूल के मुताबिक अर्थ लग सकता है, सजाती के नियम तक, लेकिन एक सामान्य नियम ये है, और जो कुछ सामान्य होता है बहुधा वही लागू होता है। जो बहुधा लागू होता है उसी को सामान्य कहा जाता है। सामान्य की डेफिनेशन यही है कि जो एक्सेप्शनल नहीं है वही सामान्य है, और जो कुछ सामान्य है वही अक्सर होता है। तो कानून का यह सामान्य अर्थान्वयन का सिद्धांत है कि कानून में जो लिखा है उसे उसी ढंग से पढ़ा जाएगा, उसका सामान्य अर्थ यह लिया जाएगा, या तो संदर्भ मांग करे किसी अन्य अर्थ की, या विधायिका स्वयं उसका अर्थ बदल दे। जैसे हम लोगों ने आईपीसी पिछली पढ़ी थी, उसमें ठग की डेफिनेशन 310 में थी, तो ठग का जो सामान्य अर्थ है विधायिका ने स्वयं उसे बदल दिया आईपीसी में, और उनका ठग 310 में डेफिनेशन की थी उन्होंने कि ठग कौन है। उन्होंने कहा वो जो शिशुओं की चोरी हत्या सहित जो लोग आदतन करते हैं उनके साथ रहता है, ठीक है, और जो शिशुओं की चोरी करेगा वो तो विपरण करता है, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ जो रहेगा आदतन उसे ठग कहा, जबकि ठग की सामान्य डेफिनेशन नहीं है, ना ये ठग का सामान्य अर्थ है। लेकिन चूंकि विधायिका ने बदल दिया इसलिए वो अर्थ लिया जाएगा। तो एक सामान्य नियम यही है कि शब्दों के सामान्य अर्थ ये लिए जाएंगे। अब यहां क्या कहता है, कहता प्रतिपरीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न, मीनिंग देयर बाय अगर ये न पूछें तो कोई फर्क नहीं। विधिपूर्ण का मतलब ये हो गया कि वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज लीगल, मीनिंग देयर बाय हम लोगों ने सुबह पढ़ा था कि केल्सन के मुताबिक जो लीगल नॉर्म्स हैं, जो विधिक मानक हैं, ठीक है, या विधिक स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, वो अपने में 3 बातों को समाहित करता है, अनुमति, अधिकार और, ठीक है, आपका आदेश, अनुमति और अधिकार। ये तीनों बातें कानूनी नॉर्म्स में यानी जो विधिक चाहिए है उसमें शामिल रहती हैं। और अगर विचारक, चिंतक आपको इस कानून में नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब यह हुआ या तो आपने उसे नहीं समझा या इसे नहीं समझा। समझाने वाले में कमी है, आपकी समझ में कमी है, क्योंकि चीजें सिद्धांत के मुताबिक होंगी। तो कहता है यहां अनुमति दे रहा है, विधिपूर्ण जो कुछ घोषित किया जाता है उसे करना
विवशता नहीं है, कंपल्सन नहीं होता। हां, अगर आप करें तो आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहता विधिपूर्ण जो प्रति परीक्षा है, हमने आपसे जब परीक्षाओं की चर्चा की थी तो प्रतिपरीक्षा के बारे में बातचीत हुई थी, और प्रतिपरीक्षा के बारे में आपसे कहा गया था कि प्रतिपरीक्षा किसी भी साक्षी की ऐसी परीक्षा है जो उसकी विश्वसनीयता उसकी जांच के लिए ही की जाती है। ठीक है ना, उसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए की जाती, मीनिंग देयर बाय वॉट एवर ही हैज डिपोज्ड, जो साक्ष्य उसने दिया न्यायालय के समक्ष, वह कितना विश्वसनीय है, क्योंकि जो वॉट एवर विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट that will be based on the evidence which has been given by the witnesses। तो उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता ये जांची जानी चाहिए, और साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच होगी कैसे? तो जैसे साक्ष्य प्रश्नों के माध्यम से आया है, ऐसे ही साक्षी की विश्वसनीयता की जांच प्रश्नों के माध्यम से होगी। प्रश्नों के उत्तर में वो जो जानकारी देगा उससे उसकी विश्वसनीयता की जांच ये होगी। आप कहते हैं हमने पढ़ा था, आपके इस स्टेटमेंट की विश्वसनीयता की जांच की जानी है कि आपने वाकई पढ़ा था या नहीं, तो कैसे होगी? प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था बताओ, कै बजे पढ़ा था? ठीक है, जो पढ़ा था वो विषय कौन सा था, उस विषय में टॉपिक कौन सा था? ठीक है, अब इन प्रश्नों के उत्तर में आप जो जानकारी देंगे उससे आपके इस कथन की विश्वसनीयता की जांच हो जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप केवल ये कह पाएंगे कि हमने पढ़ा था, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते आप। ठीक है, और देंगे, मान लीजिए आपने दिया ही, तो एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य यह तय कर सकता है कि आप जो उत्तर दे रहे हैं इसके आधार पर यह माना जाना चाहिए कि आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। क्योंकि यह हो सकता है आप किताब खोले बैठे रहे हों लेकिन पढ़ा ना हो, क्योंकि पढ़ना एक अलग प्रक्रिया है और किताब खोल के बैठना यह अलग प्रक्रिया है। तो आपने जो कुछ बताया कि कल शाम क्या कर रहे थे, आपने बताया पढ़े, ये मुख्य परीक्षा है, ये तो मुख्य परीक्षा हुई। और इसके बाद आपने मुख्य परीक्षा में जो कुछ कहा उसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए जो पूछा गया, क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा, ये प्रतिपरीक्षा हुई। और जाहिर सी बात, आप जो कुछ कहेंगे वो कम शब्दों में कहेंगे, और जब उसकी जांच की जाएगी तो ज्यादा शब्दों और ज्यादा प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चीफ एग्जामिनेशन के लिए लिखा है कि वो मुख्य परीक्षा जो है वो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों तक सीमित होगी। क्यों विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों तक उसका सीमित होना ये युक्ति संगत है। भाई आप कह रहे हो हमने विवादित तथ्य घटित होते देखे, लेकिन जब आपकी विश्वसनीयता की जांच के लिए प्रतिपरीक्षा होगी तो उसका विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों तक सीमित रहना ये न तो जरूरी है और न ही युक्ति संगत, दोनों बातें नहीं। इसीलिए लिखा है कि प्रतिपरीक्षा उन प्रश्नों तक या उन बिंदुओं तक सीमित नहीं रहेगी जिन बिंदुओं तक उसने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है, क्योंकि प्रतिपरीक्षा में उसकी विश्वसनीयता की जांच करने की जरूरत यह होगी। इसीलिए प्रतिपरीक्षा में क्या क्या पूछ सकेंगे, ठीक है,
ये निर्धारित कर दिया। अच्छा, निर्धारित न करें तो क्या दिक्कत होगी? तो फिर प्रतिपक्षी को ब्लैंक चेक मिल जाएगा और फिर वो बदतमीजी करेगा गवाह के साथ, वो साक्षी की इंसल्ट करेगा, ठीक है ना। और अगर आप किसी को अपमानित करेंगे तो वो साक्ष्य देना ही नहीं आएगा। वैसे ही आदमी साक्ष्य देने नहीं आ रहा, और अगर उसे अपमानित करने की व्यवस्था और हो गई या उसे अपमानित करने की अनुमति न्यायालय से और मिल गई, ठीक है, तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। और न्याय निर्णय ये साक्ष्य के माध्यम से, साक्ष्य के अभाव में न्याय निर्णय संभव नहीं, और न्याय निर्णय के बिना ये समाज चलेगा नहीं, क्योंकि शांति और व्यवस्था ये हो नहीं सकती, और शांति और व्यवस्था इसके बिना राहत काम नहीं हो सकते, राहत के काम नहीं हो सकते, ठीक है। अन्य काम तो छोड़ दो, अगर लुटेरे लूटने लगे हैं तो राहत कार्य करने वाले लोग नहीं पहुंचेंगे। तो इट इज द प्राइमरी नेसेसिटी, ये प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए न्याय निर्णय सुविधापूर्वक हो, इसके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो सब होगा भी और होना भी चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया कि प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न कौन से होंगे, यानी बाकी जो हम बता रहे हैं ये तो विधिपूर्ण है, तो बाकी सब अवैध है, ठीक है ना। बताने के दो तरीके हो सकते हैं, हमने ये बता दिया कि इट विल बी लीगल, इस सीमा तक साक्षी से आप प्रश्न कर सकते हैं ताकि उसके साक्षी की विश्वसनीयता इसकी जांच हो सके, लेकिन इससे बाहर नहीं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों हितों में सामंजस्य, संतुलन ये जरूरी है। एक और साक्षी की जो डिग्निटी है, साक्षी की जो दिव्यता है, साक्षी की जो गरिमा है, उसकी रक्षा ये भी जरूरी है। कोई पक्ष उसे अपमानित न कर पाए, साक्षी को कोई पक्ष उसे तंग न कर पाए प्रश्नों के माध्यम से, और दूसरी ओर साक्षी कुछ भी साक्ष्य देकर न चला जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, इसकी जांच ये भी होती रहे। तो एक सामंजस्य बिठाया गया है, और 149 ये बता रहा है कि प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न ये कौन से हैं, जरूरी किसी पक्षकार के लिए नहीं कि वो इन्हें पूछे, लेकिन अगर वो विश्वसनीयता की जांच करना चाहता है तो अगर वो ये पूछता है तो फिर अवैध नहीं है। तो 149 में उन्होंने कुछ प्रश्न बताए। क्या कहा उन्होंने कि जबकि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, ठीक है, तब उसमें एतस्मिन् पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त, ये देखिए शब्द आए हैं, कहता एतस्मिन् पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति, बड़े चुन चुन के शब्द रखती है विधायिका अधिनियमों में, क्योंकि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के संबंध में प्रश्न करने की अनुमति आपको कहां मिल चुकी? पुराने एविडेंस एक्ट धारा 5 और नए की धारा 3। तो क्या हुआ? एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त, ठीक है ना, जो पीछे प्रश्न निर्दिष्ट किए जा चुके हैं उनके अलावा निम्न प्रश्न जिनकी प्रवृत्ति, जिनका नेचर, जिन प्रश्नों का निम्न जानकारी प्राप्त करने का है, निम्न यानी जो 149 में लिखी हुई है, ये जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति जिन प्रश्नों की है या जिन प्रश्नों के उत्तर में निम्न प्रकार की, ये निम्न प्रकृति की
जानकारी आएगी, वे प्रश्न पूछा जाना भी साक्षी से विधिपूर्ण है, उन प्रश्नों के अलावा जिन्हें पूछने की अनुमति एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत आपको मिल चुकी है। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे ही निकलेगा। और देखिए, मेरी बात पर मत मानिए कि अर्थ ऐसे ही निकलेगा। आप तो डबल ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि अर्थ ऐसे ही निकलेगा, यह बात कितनी ठीक है अपने में। आप खुद पढ़िए, इसके अलावा कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कहता एतस्मिन् पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकेगा जिनकी प्रवृत्ति उसकी सत्यवादिता परखने की है। हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, कहां रहते हो, ठीक है, अदालत आए सबसे पहले किससे मिले, ठीक है, कैसे तुम्हें पता लगा क्या तारीख है। अरे भाई पता लगा होगा ना, कैसे पता लगा। ठीक है, डिफेंस में जो बचाव पक्ष है, चूंकि हम क्रिमिनल की वकालत करते हैं इसलिए हमें उदाहरण वहीं से मिलते हैं। ठीक है, जो डिफेंस है उसमें जो बचाव पक्ष है वो जिस साक्षी को प्रस्तुत करना चाहे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, यदि वो किसी ऐसे साक्षी को प्रस्तुत करना चाहता है जो उसके बुलाने से नहीं आएगा, then he may file an application before the court to issue the, ठीक है, process which is known by us as a summon, warrant, declaration। ठीक है, ये प्रोसेस जारी करने की अनुमति या प्रेयर या निवेदन वो न्यायालय से कर सकता है। तुम बचाव के साक्षी आए, बचाव पक्ष के, तुम बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए और स्वयं बचाव पक्ष तुम्हें लाया। हमने तुमसे पूछा तुम्हें डेट कैसे पता लगी, इन्होंने बताई, तो तुम्हें हाँ कहना चाहिए। ठीक है, तुम कह रहे हो नहीं पुलिस संबंध दे गई थी, तो पुलिस तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को दे जाती है, तुम्हें भी दे जाएगी, लेकिन तब दे जाएगी ना जब आप उनके बुलाए ना आते और आपका साक्ष्य न्याय निर्णयन के लिए जरूरी होता, तब वो एप्लीकेशन लगाते, प्रोसेस जारी होता, फिर पुलिस आपको बुला के लाती। तो इस प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी है, आपकी सत्यवादिता परखने की। हमने पूछा किसके साथ आए, किससे मिले, अब आप झूठ बोल रहे हैं इनसे मिले ही नहीं, जबकि वो ही लाए। ठीक है, तो ऐसे सारे प्रश्न, कोई निर्दिष्ट प्रश्न नहीं है, ऐसे सारे प्रश्न जिनकी प्रवृत्ति साक्षी की सत्यवादिता परखने की है, प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। ठीक है ना, ये प्रश्न करना भी विधिपूर्ण होगा और ये कचहरी में खूब किए जाते हैं, हर साक्षी से किए जाते हैं, चाहे वो सिविल मामले में प्रस्तुत हुआ और चाहे वो दीवानी मामले में, बहुत सॉरी दांडिक मामले में, किसी मामले में आया हो। जो करते हैं अक्सर हो सकता है वे भी सेक्शन न बता पाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था कानून में है और तभी इसकी अनुमति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, अन्यथा यह विवाह खूब चलता है, बोले क्रॉस है तो हम यही कहा करते कि क्रॉस में क्या कुछ भी पूछ लोगे, क्रॉस में क्या पूछोगे ये भी तो लिखा है, सिर्फ वही पूछोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, फिर कहता है ये पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है। आप तो पूछ रहे क्या नाम है, किसके लड़के हो, कहां रहते हो, क्या काम करते हो, जीवन में आपकी स्थिति क्या है।
लफंगों की तो नहीं है, भले आदमियों की है या नहीं है। यद्यपि लफंगा उसका साक्ष्य भी, ठीक है, अग्राह्य है, ये नहीं लिखा है, क्योंकि न्याय निर्णय स्वयं में इतना महत्वपूर्ण काम है कि लफंगे की गवाही हो या किसी की भी हो, अग्राह्य नहीं की जा सकती। साक्ष्य जो अग्राह्य है वो अलग है, ठीक है, अग्राह्य साक्ष्य नहीं है। साक्षी कोई हो सकता है, लेकिन यह भी उतना ही ठीक है कि जो वजन एक भले आदमी की गवाही को मिलना चाहिए, वो वजन कम से कम एक लफंगे की गवाही को नहीं मिल सकता। और हमने आपसे कई बार चर्चा की कि गवाह, साक्षी जिनकी संपुष्टि जरूरी है, जिनका कार्बोरेशन जरूरी है, लफंगा ठीक है, अगर साक्ष्य देता तो उसका साक्ष्य अग्राह्य नहीं है। लेकिन फिर लफंगे की साक्ष्य की, ठीक है, संपुष्टि ये कम से कम करा ली जाए, ये ज्यादा ठीक होगा बनिस्बत उस आदमी के जो विश्वसनीय है अपने जीवन में, ठीक है ना। तो कौन से साक्ष्यों की संपुष्टि आवश्यक है? जब ये प्रश्न उठते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि साक्षी जिसने साक्ष्य दिया, जीवन में उसकी स्थिति क्या है। तो ऐसे सारे प्रश्न उचित हैं जो जीवन में साक्षी की स्थिति, इसको डिनोट करना है। हम ये पूछेंगे, देखो इनसे तुम्हारा झगड़ा हुआ था, इसका मतलब तुम्हारी जो स्थिति है वो अभियुक्त के हित के खिलाफ है, तुम उसे सजा कराने में रुचि रखते हो। केवल इसी बात से आपका साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी ये एक बात है जो न्यायालय से सावधानी की अपेक्षा ये करने ठीक है करना शुरू कर देती है कि तुम्हारा अभियुक्त के प्रति कोई दुर्भाव या दुराव ये नहीं है, तब आपका साक्षी अभियुक्त के विरुद्ध, और आप अभियुक्त को दोष सिद्ध कराने में पूर्ण से रुचि रख रहे हैं। इस घटना में आपका कहना वो इन्वॉल्व था, लेकिन हम साबित कर रहे हैं इस घटना से पहले ही तुम मुझसे दुश्मनी मानते थे। तो अब आपके साक्ष्य पर, ठीक है, थोड़ी सावधानी ये आवश्यक है। तो ऐसे सारे प्रश्न उचित हैं। प्रतिपरीक्षा में पूछा जाना, जिनकी प्रवृत्ति ये पता लगाने की है कि साक्षी के जीवन में स्थिति क्या है, ठीक है, और वो कौन है, ठीक है, हु इज ही, कौन है, अथवा उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, या उसे किसी शास्त्र या समर्पण के लिए उच्छन्न करता है, या प्रत्यक्षता या परोक्षता उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता है। हम ये भी पूछ सकते हैं, देखो तुम चोरी में एफआईआर हुई तुम्हारे खिलाफ, बताओ। इस प्रश्न का संबंध उसकी विश्वसनीयता को धक्का लगाने से है, ठीक है। और इस प्रश्न का अगर वाकई उसके खिलाफ चोरी की एफआईआर हुई तो यह प्रश्न उसे फंसाने की प्रवृत्ति ये तो रखता ही है। लेकिन आफ्टर दैट ये प्रश्न उचित है और यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, साक्षी की जो विश्वसनीयता है, क्योंकि उसी की तो जांच चल रही है भाई। 149 में हम जो जांच करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो साक्षी की विश्वसनीयता, इसी की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध कर देगा, न्यायालय की निगाह में उन्हें पूछने का हक ये तो पक्षकार को मिलना ही चाहिए,
तो वो हक ये सेक्शन दे रहा है। ठीक है, फिर कहता है परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65 या 66, 67, 68, 69, 70 या 71 ये बलात्कार से संबंधित धाराएं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ये बलात्कार से संबंधित धाराएं थी। अब भारतीय न्याय संहिता आ गई तो उसमें आपका 66, 67, 68, 69 ये बलात्कार की धाराएं हो गई हैं। ठीक है, देखिए कहता 66, कहता पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, बलात्संग के चैप्टर में ही, चैप्टर बलात्संग का ही है। बलात्संग का चैप्टर कहां शुरू हो रहा? 63 से। ठीक है, और कहां तक जा रहा है? 79 तक। ठीक है, तो बलात्संग के चैप्टर में ही, यानी बलात्कार के चैप्टर में ही ये धारा है, चाहे 66 हो, चाहे 67, 68 सारी। ठीक है, तो कहता है कि अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति के प्रकट के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। कहता अगर बलात्कार या बलात्संग इससे संबंधित चैप्टर का मामला है और इन सेक्शन का जो सेक्शन कोड हो गए और सम्मति का प्रश्न विवाद है, यानी पीड़िता कहती है संबंधित कृत्य के लिए उसकी सम्मति नहीं थी और आप कहते हैं सम्मति थी। शब्द सम्मति है, सहमति नहीं है। There is a difference between consent, ठीक है, and agreement। सहमति एग्री होना है और सम्मति कंसेंट कहलाती है। सम्मति अलग है, सहमति अलग है। सहमति प्रपीड़न से हो सकती है, सहमति असम्यक असर से हो सकती है, सहमति कपट से हो सकती है, सहमति व्यपदेशन से हो सकती है, रिप्रेजेंटेशन से, फॉल्स। और सम्मति तभी होगी जब सहमति इन सभी प्रभावों से, इन सभी तिर्यक प्रभावों से मुक्त हो, इन सभी एडवर्स इफेक्ट से मुक्त हो, तब वो स्वतंत्र सम्मति होती है। ठीक है, तो शब्द सम्मति है, यह भी बड़ी दिक्कत है कि कानून की दुनिया में सम्मति और सहमति इसके बीच फर्क ही नहीं करते। सम्मति और सहमति सब एक ही है। सारे धान 22 पसेरी। ठीक है, हर माल, अब तो शायद वो नहीं लगता, पहले मेलों में लगता सब माल 5 रुपए। ठीक है, तो सहमति सम्मति सब एक ही है। डीड डॉक्यूमेंट सब एक ही है, लिखित और लिखत सब एक ही है, वसीयत विरासत सब एक ही है। ये भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो आपका सम्मति, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है, पीड़िता का कहना है तो सम्मति नहीं दी थी, भले ही सहमति थी। ठीक है, और अभियुक्त का कहना इन्होंने सम्मति दी थी। जहां सम्मति का प्रश्न विवाद है वहां उस जगह पर क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है, प्रतिपरीक्षा की बात कर रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पीड़िता, ठीक है, कह रहा कि वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार, यानी वो वैश्या भी है, उसकी साधारण ख्याति, ठीक है, वैश्या की है, इससे आपको कोई हक नहीं मिलता। ठीक है, यू कैन नॉट रेप टू ए क्रॉस। ठीक है, यू कैन नॉट रेप इवन टू ए क्रॉस। ठीक है, होगी बेचारी, इससे क्या मतलब है? वो 20 लोगों के साथ लिव इन में रही तो आप बात करिए। ठीक है, तो कहता है कि साधारण व्यभिचार, इसके संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन पे। ठीक है, वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या किसी व्यक्ति के साथ
और किसी व्यक्ति लिखा है, इसमें मतलब अभियुक्त के साथ भी पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में प्रश्न नहीं होगा। आप ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम इनके साथ 25 बार फला स्थान पर देखी गई, ये भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि बलात्कार अगर एक बार भी हुआ तो वो बलात्कार है। ठीक है, 44 अवसरों पर सम्मति थी, 45वें में नहीं थी, तो 45वें अवसर पर तो बलात्कार ही है। 44 अवसरों पर सम्मति थी। और शब्द क्या आया? किसी व्यक्ति के साथ, तो किसी व्यक्ति में तो अभियुक्त भी शामिल हो गया। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में, जो पूर्व का सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा क्रॉस एग्जामिनेशन में, अगर मामला बलात्कार का है। न तो सामान्य व्यभिचार के संबंध में सामान्य, और न अभियुक्त के साथ नहीं लिखा है किसी व्यक्ति के साथ, तो किसी व्यक्ति में तो सब शामिल होगा ना। कहता किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति, यह सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्न पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। इस संबंध में आप कुछ भी नहीं पूछेंगे जहां सम्मति का प्रश्न विवाद हो। ठीक है ना? इसके मतलब रेप इस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि अब सम्मति का प्रश्न विवाद रहा ना। रेप जो समझा जाता है, क्योंकि अब जो रेप की डेफिनेशन है वो भी बदल गई है। पहले जो ट्रेडिशनली रेप समझा जाता था, अब वो तो समझा ही जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो अब रेप की डेफिनेशन में शामिल है। तो वॉट एवर इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेप, इफ देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट यू टू कमिट दोज एक्ट्स, ठीक है ना, और उस एक्ट का किया जाना इस्टेब्लिश हो चुका है। अब केवल प्रश्न सम्मति का बचा, क्योंकि वॉट एवर हैज बीन डन बाय ए पर्सन विद अ लेडी, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ दैट, द क्वालिटी ऑफ, ठीक है, दैट एक्ट इज सेम। ठीक है, वो तो एक ही जैसा होता है, प्रश्न तो सम्मति का ही रहता है ना। ये अपराध तो सम्मति के विरुद्ध है ना। ठीक है ना? तो सम्मति के आधार पर ये अपराध भी होता है और इनोसेंट एक्ट ये भी होता है। तो आप इस प्रश्न पर कोई प्रति परीक्षा में सवाल नहीं करेंगे, और इस ढंग से विरोधी हितों में संतुलन बिठाने की कोशिश ये हुई। ठीक है ना? फिर कहता है 150 साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश, ये कब किया जाए? यानी प्रति परीक्षा में जिन प्रश्नों को विधिपूर्ण समझा गया, उन प्रश्नों को किए जाने की दशा में साक्षी को हमेशा विवश नहीं किया जाएगा कि वो उत्तर दे ही। ठीक है ना? इसके लिए विवश उसे नहीं किया जाएगा। अगर नहीं देगा तो धारा 114 जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में थी और नई में 119 हो गई है, उसके मुताबिक उसके खिलाफ उद्धारित किया जाएगा कि अगर उत्तर दिया जाता तो इनके हित के खिलाफ होता, इसीलिए इन्होंने नहीं दिया। लेकिन विवश नहीं किया जाएगा। विवश नहीं किया जाएगा यानी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, जबकि किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा था आईपीसी में, अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता पढ़ी नहीं, सेक्शन वही सारे रहे हैं। ठीक है, जो आईपीसी में थे वो भारतीय न्याय संहिता में भी हैं, और भारतीय न्याय संहिता में हम लोगों ने देखा था 173, 174, 175, 176 वो सारे प्रश्न थे कि आपसे किसी प्राधिकारी द्वारा कोई प्रश्न किया जा रहा है और आप शपथ ले चुके हैं कि आप उसका सही उत्तर देंगे और आप दे नहीं रहे, तो अपराध है, दर्ज कर लिया जाएगा आपके खिलाफ। ठीक है, तो साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश ये किया जाता है, और उत्तर देने के लिए विवश ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि विधिपूर्ण है। हम आपसे पूछ रहे, आप नहीं बता रहे, मत बताओ।
धारा 119 में नए एविडेंस एक्ट की और धारा 114 पुराने एविडेंस एक्ट की। न्यायालय को ताकत है कि सामान्य मानवीय जो कामकाज का क्रम है, जिसे कारोबार का सामान्य अनुक्रम यह कहा जाता है, या प्राकृतिक घटनाओं के घटने का जो अनुक्रम है, उसी ढंग से काम हुआ होगा, यह न्यायालय निर्धारित कर सकता है। जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है और आप बता नहीं रहे, तो इसका एक ही मतलब है कि अगर आप बताओगे तो जो उत्तर है वो आपके हित के खिलाफ है, इसीलिए नहीं बता रहे। बताइए, ठीक है। तो प्रति परीक्षा में जो कुछ पूछा जा रहा है उसे बताना, ये साक्षी की विवशता नहीं है। चाहे तो मत बताए, लेकिन नहीं बताया तो वो अविश्वसनीय है, यह भी उपधारित हो सकता है। और जो अविश्वसनीय ये उपधारित हो गया तो तुम्हारे साक्ष्य देने का मतलब क्या रहा? उस पर विश्वास ही नहीं किया जाएगा क्योंकि अविश्वसनीय है। तो इसलिए आपको विवश तो नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी 119 नए में और पुराने में 114 उसके माध्यम से एक ऐसी दशा उत्पन्न कर दी गई जो आपके लिए नुकसानदेह होगी। बस बताओ, और ना बता के आप अपना नुकसान ही तो बचाना चाहते हो, वही हम कर देंगे, तो मत बताइए। वही कहते ना, जैसे कुछ लोग आपको समाज में बड़े पढ़े लिखे से बड़े स्मार्ट बनते मिलेंगे, कानून आप जानते ना हो तो अलग बात है, अन्यथा कानून में सबकी स्मार्टनेस इसकी व्यवस्था की गई है। कानून से ज्यादा स्मार्ट कोई होता ही नहीं, उसमें एक एक प्रोविजन मौजूद होता है आपकी स्मार्टनेस से निपट लेने के लिए। आपको उस प्रोविजन के बारे में मालूम है या नहीं मालूम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है सब जगह, तो आपको विवश नहीं करेंगे। लेकिन 119 से 114 के माध्यम से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि आप विवश खुद ही हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर सवाल ऐसा है जो प्रतिपरीक्षा में पूछा गया और जिसका संबंध उपरोक्त बातों के अतिरिक्त विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों इनसे भी जुड़ गया है, तब फिर आपको विवश किया जाएगा, तब फिर तो विवश होंगे आप। और तब पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 और नए की मेरे ख्याल से 135-37 होनी चाहिए, है? नए की कितनी है? 137, और तो नए की 137, तब उसके उपबंध लागू हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही लिखा, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल का संबंध अगर सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन से है तो आपको विवश नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका संबंध उसके अतिरिक्त विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों इनसे भी जुड़ गया तब फिर विवश करेंगे। क्यों? तब धारा 137 के उपबंध लागू हो जाएंगे। क्या कह रहा है? यदि ऐसा प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित है तो धारा 137 के उपबंध उसको लागू होंगे। और मार्जिनल नोट में उसने क्या कहा? साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। इसके मतलब यह हुए कि मार्जिनल नोट के बाद जो डैश लगा है उसके बाद जो स्थिति लिखी है उस स्थिति को छोड़कर साक्षी को विवश नहीं किया जाएगा, ये अर्थ भी यहीं से निकल रहा है, यद्यपि ये अभिव्यक्त शब्दों में लिखा नहीं है। और कानून इसीलिए कठिन हो जाता है, उसे पढ़ने की जो कला है वो आपको आनी चाहिए। वो सिर्फ हिंदी में लिखा है, इससे काम नहीं चल रहा। वो एक आर्टिस्टिक ढंग से लिखा है जिसे आर्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग ये कहा जाता है, जिसे प्रारूपण की कला ये कहा जाता है। और प्रारूपण की कला में जो अभिव्यक्त रूप से नहीं लिखा है उसे भी आवश्यक विविक्षा से कंपल्सरी, ठीक है,
इंप्लाइडनेस से उत्पन्न कर दिया जाएगा। ठीक है ना? जैसे आप क्या करते हैं, अपने स्वर के, अपने शब्दों के आरोह और अवरोह से बात का अर्थ बदल देते हो। हमने पूछा कहां से आ रहे हो भाई, इसका अर्थ है कि हमें यह मालूम है तुम कहां से आ रहे हो। ठीक है, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। और ऐसे पूछा कहां से आ रहे हो भाई, इसका मतलब हमें मालूम नहीं है, कुछ नहीं किया, हमने अपने स्वर के आरोह और अवरोह को बदल दिया, बस। इसी कला को फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, शब्दों का अर्थ बदल जाता है उन्हें उच्चारित करने के ढंग से। हम एक बार आपको बता रहे थे कि जैसे लोग कहते हैं मंत्रों में ताकत नहीं है, अगर है तो जो मंत्रों की ताकत बताई गई वो दिखती क्यों नहीं? तो हम इसका कारण यही बताते हैं कि मंत्र जिस स्वर से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है, वो स्वर तो हो सकता है आपको न मालूम हो, क्योंकि शब्द का उच्चारण जिस ढंग से किया जाना चाहिए, अगर आप शब्द को उस ढंग से उच्चारित नहीं करेंगे तो शब्द का वो प्रभाव नहीं होगा जो शब्द का प्रभाव होना चाहिए। गाली तो शादी में भी दी जाती है, बुरी नहीं लगती, और गाली लड़ाई में भी दी जाती है, बुरी लगती है, और वही गाली शादी में दी जाती, वही गाली लड़ाई में दी जाती। लड़ाई गाली क्यों बुरी लग रही है? शब्द उच्चारण का जो तरीका है वो बदल गया। इसलिए शब्द के उच्चारण, इससे जब बदलता है मामला, तो ड्राफ्टिंग से तो अर्थ बदल ही जाएंगे। यहां कहता है साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। इसका मतलब यह भी लिखा है यहां कि अगर नीचे लिखी स्थिति नहीं है तो साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश न किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि परीक्षा में उत्तर देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नीचे लिखी स्थिति है तो देना जरूरी भी है। ठीक है ना? तब आपको विवश भी किया जाएगा। कब? जबकि यदि कोई प्रश्न उस बात या कार्रवाई से सुसंगत किसी बात से संबंधित है। आफ्टर रिलेवेंट फैक्ट, विवादक तथ्यों की परिस्थितियों के संबंध में सवाल हुआ है तो धारा 137 के उपबंध लागू हो जाएंगे। धारा 137 या पुरानी धारा 132 हम लोग पढ़कर आए हैं, क्या कहती है? कहती है कि अगर साक्षी से विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के संबंध में कोई सवाल हुआ है तो साक्षी इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि जो उत्तर आएगा वो उसे किसी शास्त्री या समर्पण इसमें फंसाने की प्रवृत्ति रखेगा। किंतु अगर वो उत्तर देता है तो उसके उस उत्तर के आधार पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साक्षी सुरक्षा दी ताकि वो सच बोलने को प्रेरित हो जाए। आप स्वतंत्र अन्वेषण चलाइए, उस उत्तर के आधार पर आप कुछ नहीं करेंगे। स्वतंत्र साक्ष्य लाइए, स्वतंत्र सारा काम करिए। लेकिन फिर आगे कहा, किंतु अगर उसने मिथ्या उत्तर दिया तो फिर मिथ्या साक्ष्य देने की कार्यवाही ये चलाई भी जा सकेगी। तो ये उपबंध यहां भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उससे सवाल हो रहे हैं। हाँ ठीक है, सत्यवादिता परखने की है, जीवन में उसकी स्थिति क्या है और वो कौन है ये पता लगाने की है, उसकी विश्वसनीयता को धक्का लगाने के। मत दो उत्तर तुम, हम मान लेंगे तुम अगर उत्तर देते तो अविश्वसनीय सिद्ध होता है, इसलिए मान लेंगे वो अविश्वसनीय हो। तुम भले आदमी होते तो बता ही देते, लोफर हो इसलिए नहीं बता रहे। अगर तुम ये जानते होते वाकई कि तुम कहां से आ रहे हो तो तुम बता देते। तुम झूठे हो चुकी, ये तो माना नहीं जा सकता एक सामान्य बुद्धि, क्योंकि पागल ही को सिर्फ नहीं मालूम है कि वो कहां से आ रहा है, तो इसलिए ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता कि आपको ये नहीं मालूम कि आपका नाम क्या है या आप कहां से आ रहे हो। ये भी अगर गलत बता रहे हो तो तुम आदतन झूठे हो या इसका उत्तर ही नहीं दे रहे, तो हम ये मान लेंगे कि तुम आदतन झूठे हो, क्योंकि कोर्ट में तुम्हें डर लग रहा था झूठ बोलने में, इसलिए तुम बोल ही नहीं रहे थे। ठीक है, तब तो मामला आसान है। ठीक है, और तुम्हें मत बोलो तुम,
क्योंकि पूछे गए प्रश्न का कोई संबंध उस विषय से नहीं है जिस पर तुम साक्ष्य ले रहे आए। चलो नहीं दिया तुमने उत्तर दिया तो हम ये मान लेंगे, और अगर हमने ये मान लिया तो जो साक्ष्य तुमने दिया वो अग्राह्य तो हुआ नहीं, लेकिन उसको पढ़ने में अब हम जरा कॉन्शियस हो जाएंगे, ये झूठा भी हो सकता है। ये ऐसी ही बातें जो सब बता देंगे नहीं बता रहा, तो अब ये झूठा भी हो सकता है। हम कार्बोरेशन ये देखने लगे, और कार्बोरेशन के लिए हमने आपको बताया अन्य साक्षी होंगे, एफआईआर होगी, ठीक है ना, अन्य कोई कथन हो सकते हैं जो अंतर्गत धारा 164 मजिस्ट्रेट ने अभिलिखित किए हों, अन्य कोई सामग्री हो सकती है, उससे हम संपुष्टि करेंगे, कार्बोरेशन हम देखने लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक साक्षी की संपुष्टि की जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठे साक्षी की तो जिसके बारे में ये संभावना है कि वो झूठ बोल रहा है उसके बारे में तो है, तो अग्राह्य नहीं होगा, लेकिन हम संपुष्टि ये देखेंगे। और अगर हमने ये पा लिया कि आपसे सवाल विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में ही हो रहा, तो भाई वो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि न्याय निर्णय ये तो प्राथमिक जरूरत है, सब कुछ तो इसी के लिए हो रहा है। सारी कार्रवाई चला तो हम इसीलिए रहे कि हम किसी निष्कर्ष पर आ पाए कि विवादित तथ्य ठीक है सुसंगत तथ्य अस्तित्व में थे या नहीं, ताकि न्यायिक कार्रवाई में जो प्रश्नगत अधिकार आदि है उसको उत्पन्न या उत्पन्न न करने के संबंध में हमको निर्णय ले सके, क्योंकि उसको उत्पन्न करना या उत्पन्न न करना यही तो शांति और व्यवस्था इसके लिए जरूरी है सबसे। तो इसलिए ये कहा उन्होंने कि प्रतिपरीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना ये साक्षी के लिए ठीक है बाध्यता नहीं है, अर्थात उससे विवश नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर प्रश्न का संबंध सुसंगत तथ्यों से आ गया तो फिर 137 के उपबंध लागू हो जाएंगे, और 137 के उपबंध लागू हुए तो फिर उत्तर देना जरूरी हो जाएगा, और उसके लिए आपको विवश ये भी किया जाएगा। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।